हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका क्लास 7 का साइंस का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 11th वाला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सेल। ओके, क्योंकि जब आप साइंस के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले आप सेल, एटम, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ही आप क्या करते हो, पढ़ते हो। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे जो ये चैप्टर है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो होता है सेल होता है। ओके, और सेल को कंबाइन करके ही अलग अलग जो मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप उसका एक कंप्लीट जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन द सेल। ओके, तो एक सेल्स के अंदर कौन कौन से अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑफ द हाउस होता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गाल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है, वैक्यूल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ये सारे जो अलग अलग यहाँ पे आपको ऑर्गेनल्स, सेल्स के आपको अलग अलग ऑर्गेनल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सी वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे उसका जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं विच टाइप ऑफ विच डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया है, आर्की है, फंजाई है, ओके, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, और उसके बाद वायरसेस है। तो ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग टाइप की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पे ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको डायरेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। और जो जहां जहां पे आपको फिलिंग द, जहां जहां पे आपको वेकेंट प्लेस दिया गया था वहां वहां पे हमने ये हाईलाइट करके जो आंसर है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस। ओके, जैसे यहाँ पे प्लाज्मा सेल, ओके, प्लांट सेल और एनिमल सेल, आपको क्या करना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के दोनों के बारे में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बताना है। अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो प्लांट प्लांट सेल में कैसा सेल वॉल होता है, ओके, और एनिमल सेल में कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट में अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोनों में आप देख सकते हैं। वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे प्लांट सेल का भी दिया है और एनिमल सेल का भी। दोनों में शेप कैसे होते हैं, प्लांट सेल का शेप कैसा होता है, एनिमल सेल का शेप कैसा होता है। ओके, उसके बाद लाइजोसोम्स दिया है, लाइजोसोम्स में प्लांट सेल्स का कैसा होता है, और एनिमल सेल में लाइजोसोम्स कैसे होते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन में अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दिया है। ओके, जिसमें आप उसको हम लोग ने डिफरेंशिएट करना है न्यूक्लियस में, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में, साइज में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, और कॉम्प्लेक्सिटी में। ओके, और सब में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक एक पॉइंट सब में यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको स्केच एंड डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सबसे पहले तो आपको प्लांट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए कहा है, और यहाँ पे उसके बाद एनिमल सेल को डिस्क्राइब करने के लिए कहा है। ओके, तो अगर आप प्लांट सेल को देखते हो तो यहाँ पे प्लांट सेल, उसके बाद प्लांट सेल में कैसे सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, ओके, न्यूक्लियस कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स के यहाँ पे कैसे हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, राइबोसोम। तो ये सारी चीजों पे यहाँ पे आपको अलग अलग जो पॉइंट है वो आपको दिया है। ओके, उसी तरीके से अगर आप एनिमल सेल की बात करो तो एनिमल सेल को भी यहाँ पे उसी तरीके से और ये किया गया है। ओके, इसमें भी आप एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन देख सकते हो, न्यूक्लियस देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपको दिया है, साइटोप्लाज्म दिया है, लाइजोसोम्स दिया है, सेंट्रोइड्स दिया है। ओके, उसके बाद स्मॉल वैक्यूल्स दिया है। तो ये सारी चीजों में इसको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है, अलग अलग जो पॉइंट है यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि
एक्सप्लेन द यूजेस एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आपको पता है कि हमारे आसपास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे यूजफुल नहीं है जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें होता है बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है, फूड प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, इन्वायरमेंटल क्लीनअप में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं अभी के टाइम पे। ओके, और ये धीरे धीरे बहुत स्केल पे बढ़ता चला जा रहा है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन में आजकल बहुत इसका इस्तेमाल होने लगा है, रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। ओके, अगर हम लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो हार्मफुल इफेक्ट में ऑफ कोर्स इससे जो होने वाले बहुत सारे जो डिजीज हैं, ओके, उसके बाद यहाँ पे इससे होने वाले जो फूड स्पॉइलेज है, फूड का खराब होना है, उसके बाद डिजीज एपिडेमिक है, ओके, क्रॉप को होने वाले डिजीज है, इन्वायरमेंटल को होने वाले जो डैमेजेस है, ओके, बायोफिल्म उसके बाद फॉर्मेशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एलर्जी है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप जो हार्मफुल है बैक्टीरिया के कारण। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है गिव रीजन। तो गिव रीजन में अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि डिजीज स्प्रेड ऑन द लार्ज स्केल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेवी रेनफॉल एंड द फ्लड। ओके, और आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए या फिर जो भी वायरसेस होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, वो होता है ऐसा टेम्परेचर, यानी जो हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ना, और 30 से 35 डिग्री, 28, ये जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, वहां के जो फंगस है, वायरसेस हैं। ओके, और ऐसे टाइम पे अगर रेनफॉल हो जाए, फ्लड हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और अच्छे से ये बहुत स्प्रेड करते हैं बहुत लार्ज एरिया स्केल में। ओके, इसके लिए यहाँ पे आपको इस तरीके का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फूड पॉइजनिंग इफ वी ईट द स्टॉल फूड। ओके, आपको पता है कि आज के टाइम पे जो स्ट्रीट फूड हो गया या फास्ट फूड हो गया, उसका बहुत ज्यादा ये चल रहा है। ओके, आप हर जगह देख सकते हो, आप कहीं पे भी अगर आप निकल जाओ, ऐसे कहीं सुनसान एरिया में भी आप चले जाओ जहां पे कुछ लोग ही रहते हैं, वहां पे भी आपको स्टॉल फूड, स्ट्रीट फूड, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, और ये आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जो फूड पॉइजनिंग या जो खाने की वजह से होने वाली जो बीमारियां है, वो स्टॉल फूड के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि स्टॉल फूड पे एक तो हाइजीन बहुत कम होता है। ओके, वहां पे जो ऑयल यूज किया जाता है वो बहुत टाइम तक उसको यूज करते हैं। ओके, उसको क्लीन नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, और जिसके कारण वहां पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, वहां पे एक जो गंदगी होती है पानी के कारण, उसके बाद न्यूट्रिएंट वहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और क्रॉस कंटामिनेशन, वहां पे बहुत सारे लोग, कैसे कैसे लोग आते हैं जिनको अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग बीमारियां होती है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण जो आपका स्टॉल फूड है वो एक तरह से हम लोग फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसका एक कंप्लीट जो आंसर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि सॉइल इज टर्न ओवर ड्यूरिंग द टिलिंग। ओके, आपको पता है कि जो सॉइल होता है, सॉइल में अगर आप टर्न ओवर ड्यूरिंग द टिलिंग, तो टिलिंग आप जब करते हो तो वो आप जब भी उसको टर्न करते हो ना, सॉइल को आप जब भी पलटते हो, तो उसके साथ ही क्या बोलते हैं, ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो होती है, जैसे पेस्ट कंट्रोल करना, मिक्सिंग करना, वीड कंट्रोल करना, एरिशन करना। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पूरा जो कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि फंगस ग्रो क्विकली इन द मॉइस्ट और द ह्यूमिड कंडीशन। ओके, तो जैसा हमने कहा था कि अगर आप किसी भी वायरस को देखो, किसी भी फंगस को देखो, वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं ऐसे कंडीशन में जहां पे थोड़ा सा गर्मी वाला कंडीशन हो, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हो। तो वैसे वैसा आपको कहाँ पे मिलेगा, जब बारिश का सीजन आता है ना, तब ऐसा सीजन आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो गर्मी के सीजन के तुरंत बाद बारिश सीजन चालू हो जाता है। ओके, तो वहां पे कैसा होता है कि आपको एक तो जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। ओके, और साथ में जो ह्यूमिडिटी है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है, क्योंकि अगर आप बारिश के सीजन में भी अगर आप टेम्परेचर को नोट करोगे तो आपको 28, 29 टेम्परेचर आपको हर जगह दिखाई देगा।
तो वो एक फेवरेबल कंडीशन होता है किसी भी फंगस को ग्रो करने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेफ्रिजरेटर इज यूज इन द ऑलमोस्ट एवरी होम। ओके, अगर आप देखोगे कि आजकल जो फ्रिज होता है वो हर एक घर में इस्तेमाल किया जाता है और हर एक घर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और इसका बहुत सारा एक बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता है, क्योंकि आप जो भी फूड प्रिपेयर करते हो वो फूड को आप अगर आप समझ लो सुबह आप फूड प्रिपेयर करते हो लेकिन वो फूड सुबह खत्म नहीं हुआ। ओके, तो आप क्या करोगे, उस फूड को आप फेंकोगे नहीं। ओके, उस फूड को आप खराब नहीं करोगे, तो वो हम लोग प्रिजर्व करके या फिर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और उसको हम लोग बाद में खा लेते हैं। ओके, जिससे हम लोग फूड की सेफ्टी, अगर आप किसी चीज को उसके अंदर रखते हो तो उसका जो फ्लेवर है, टेक्सचर है, वो सेम रहता है। आप किसी फूड का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेड राइज ड्यूरिंग द बेकिंग। ओके, अगर आप देखते हो कि जब ब्रेड बनता है तो ब्रेड का जो डो होता है ना, यानी ब्रेड का जो सबसे पहला वाला हिस्सा होता है जहां पे आपको मैदे का आप डो लेते हो, मैदे का एक छोटा सा हिस्सा लेते हो और उसको आप एक सांचे में रखते हो। सांचे में रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बेकरी के अंदर आग की मदद से उसको हम लोग पकाते हैं और पकने के बाद ब्रेड ब्रेड क्या होता है, फूक जाता है। ओके, यानी फूलने के बाद उस वो क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। ओके, वो बड़ा दिखने लगता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है यहाँ पे, तो सबसे पहला होता है उसके अंदर ईस्ट एक्टिविटी। ओके, यानी ईस्ट एक ऐसा ये है वो जिसको हम लोग खमीर बोलते हैं। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो क्या करता है, और जो ब्रेड होता है ब्रेड के डो को बड़ा कर देता है। ओके, उसके बाद उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आपको ये ब्रेड राइज ड्यूरिंग द बेकिंग के समय दिखता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो जी वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फूडर इज सोक इन द वाटर बिफोर ऑफरिंग टू द कैटल। ओके, अगर आप देखोगे कि जब भी आप गांव में जाओगे तो गांव में आप ये देखना, ध्यान से देखना कि जो गाय और भैंसों या फिर बैलों को जब खाना दिया जाता है, वो खाना सबसे पहले क्या किया जाता है, खाना देने से पहले उस पूरे खाने को पानी के अंदर सोख करके रखा जाता है। ओके, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट हो वो बहुत अच्छे से एनहांस कर सके। उसके अंदर जो खाने के बाद उनकी जो डाइजेस्ट मतलब वो खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, इसके अंदर वो बहुत ज्यादा ये होता है, हेल्पफुल होता है। हाइड्रेशन यानी पानी का कंटेंट आपको एनिमल को बहुत अच्छे से मिलना चाहिए इसके लिए। ओके, उसके अंदर से जो भी डस्ट होता है, मोल्ड होता है, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं उसके अंदर, ताकि वेस्ट प्रोडक्शन को हम लोग अच्छे से ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आंसर के अंदर। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि when will you use a simple microscope and when a compound microscope, explain in detail how you will use them। okay, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप और यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों के बारे में पूछा है। और यहाँ पे ये पूछा है कि आप ये दोनों जो माइक्रोस्कोप है वो आप कब इस्तेमाल करोगे और क्यों इस्तेमाल करोगे। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप का और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, दोनों का आंसर यहाँ पे आपको दिया है। ओके, और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करो तो सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग बेसिक तरीके से जो पोजिशनिंग होती है उसके लिए करते हैं। ओके, लाइटनिंग के लिए करते हैं, आई पोजिशनिंग के लिए करते हैं और फोकस के लिए करते हैं। ओके, अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की देखो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग सैंपल प्रिपरेशन के लिए करते हैं। ओके, फोकसिंग के लिए करते हैं, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने के लिए करते हैं और ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिया गया है जहां पे आपको पूछा गया है कि विजिट अ बेकरी इन योर एरिया, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड मेक वन ऑफ देम एट अ होम। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बेकरी का अगर आपको पूरा एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको बेकरी कहाँ पे है वो चूज करना पड़ेगा। ओके, वहां पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां पे जाने के लिए एक प्लान विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे जाने के बाद सबसे पहले तो आप बेकरी में देखोगे कि वहां पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, उसको किस तरीके से मिक्स किया जाता है, उसका पफिंग किस तरीके से होता है, उसको शेप कैसे देते हैं, बेक कैसे करते हैं। ओके, उसका डेकोरेशन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आप वहां पे जाके देखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको और तीसरा एक स्टेप दिया है कि उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आप पूरी जो रेसिपी होती है वो कैसी होती है,
वहां पे जो बैटर बनता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरे एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन करके वहां पे आप जो भी चाहे क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही बहुत कमाल की जो वीडियो है आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।